लेकर के अब ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश, पूरा दुनिया अब इस सारे घोटाले की जानकारी हासिल कर चुका है। अगर गलत कुछ नहीं हुआ है तो ईडी की जांच क्यों चल रही है? ईडी की जांच के पश्चात दोनों सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोर्ट की ओर से जमानत पर क्यों हुई? कोर्ट ने बड़ा साफ शब्दों में कहा है कि मामला बनता है और सिर्फ उनको पर्सनल अपीयरेंस के लिए एग्जम्पशन दी गई है, छूट दी गई है। मामला चलेगा कानून के मुताबिक। इस सारी चीज़ को लेकर के किस व्यक्ति को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि जो गलत तरीके से उस पर ट्रांजैक्शंस हुई है, उन ट्रांजैक्शन को पूरा ईडी ने स्क्रूटनाइज करके जो है रिकॉर्ड किया है और लगभग 650 करोड़ रुपए से ऊपर का जो ये मामला बनता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों को मत समझाइए। जो भी समझाना है, जो भी कहना है, कोर्ट में जा करके कहिए। कानून के सामने अपनी बात जहाँ रखनी है कानून के मुताबिक उस वहाँ रखिए। लेकिन ये सत्य है कि गांधी परिवार को ये आदत पड़ गई देश के खजाने को इस प्रकार से उसका दुरुपयोग करना और अपने हित में इस्तेमाल करना। और इस कारण से आज नेशनल हेराल्ड का ये 2000 करोड़ रुपए की जो सारी संपत्तियां, सारे उसमें जो ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अलावा जो उसमें जो संपत्तियां हैं, उस पर ये जांच चली है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा लोगों के सामने पक्ष रखने के बजाय कानून के सामने, कानून के मुताबिक जो है उस पर जो है जहां पक्ष रखना है वहां पक्ष रखें। अपने आपको तो मैं कि जांच जैसे अपना काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो ईडी, सीबीआई की जांच जो है अगर हो रही है, उसकी वजह यह है कि स्वतंत्र हो करके उनको काम करने की छूट दी गई है। इन चीज़ों को लेकर के अभी उनका पक्ष हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सत्य है कि हिमाचल प्रदेश में जनप्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है, चाहे वो विधायक हैं विपक्ष के और चाहे वो पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। काम नहीं करने दिया जा रहा है, पंगु बनाने की कोशिशें हो रही है और ऐसा मुझे लगता है कि ये करना उचित नहीं है। और पंचायत के प्रतिनिधि अपनी बात को रखने के लिए अगर गए हैं तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और सुननी ही नहीं चाहिए। उनकी बात अगर जायज़ है तो माननी भी चाहिए। देखिए, कुछ भी कहें, मुझे लगता है कि क्या कांग्रेस को क्या लगता है कि नड्डा जी को हिमाचल नहीं आना चाहिए? और वो तय नहीं कर सकते कि नड्डा जी हिमाचल प्रदेश क्यों आए। नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश में आकर के जो केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के लिए जो राहत दी है, राहत के साथ जो मदद की है, एक एक विषय जो है सामने रखा है। और जिसको कांग्रेस के लोग जो झूठ होकर के, चाहे वो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, चाहे मंत्री लोग हैं, तथ्य से हट करके बोलते हैं, तथ्य को छुपाने का प्रयत्न करते हैं। केंद्र की ओर से जो मदद हिमाचल प्रदेश को मिली है, उसी मदद के सहारे हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं। और इसमें कौन सी गलत बात आदरणीय नड्डा जी ने कही? और नड्डा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इसलिए मुझे लगता है, और उनका घर गृह प्रदेश है ये अपना, और यहाँ आकर के उन्होंने अगर कांग्रेस के सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से फंड्स का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ इस प्रदेश में रही नहीं है, तो उनका जो कहना है वो सत्य है। और कांग्रेस के नेताओं को उनकी बात स्वाभाविक रूप से बुरा लगना ये तय था, क्योंकि सरकार की हालत इस प्रकार की है जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चल रही है। किराए की वृद्धि के संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि कमर तोड़ दी, एक कदम रखते ही 10 रुपये का टिकट लगेगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बस का किराया बढ़ाना, डीजल की कीमतें बढ़ाना, बिजली की कीमतें बढ़ाना, पानी की कीमतें बढ़ाना, और ऐसी स्थिति
हिमाचल प्रदेश में हो गई है कि कोई चीज़ बची नहीं जहां टैक्स नहीं लगे हैं, जहां बढ़ाया नहीं गया है पैसा। आखिरकार मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग जो है उनकी कमर तोड़ती है। कि जिस व्यक्ति ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हराने का काम किया उसको जो है पद्मश्री से पुरस्कृत किया, तो ऐसी मानसिकता इनकी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पंचतीर्थ का निर्माण किया, अटल जी के प्रयासों से, अडवाणी जी के प्रयासों से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न मिला। और यही नहीं, संसद भवन में अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का चित्र लगा तो वो भी तभी लगा जब अटल जी के प्रयास हुए। दूसरी ओर माननीय मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र में भी पूरे उनकी जयंती को मनाने का काम किया। लगभग 120 देशों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती को मनाने का अगर काम हुआ तो तब हुआ जब माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम से उनकी जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया। और यही नहीं है, भीम ऐप जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से ट्रांजैक्शन की जाती है, ये भी अगर किसी ने लॉन्च किया तो माननीय मोदी जी ने किया। आज अनेक छात्रवृत्ति और दूसरे योगदान माननीय मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृति में इस देश में लागू किए हैं। अर्थात कांग्रेस पार्टी ने और उनके नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपमानित करने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी, माननीय अटल जी, माननीय अडवाणी जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है लगातार प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से जो योगदान इस देश के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का रहा उसको जन जन तक पहुँचाया जाए, जन जन तक उस बात को पहुँचाया जाए कि किस प्रकार से इस देश के संविधान निर्माण के साथ साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रयास रहा है। एक तरफ कांग्रेस के नेता संविधान हाथ में लेकर जो है चलते हैं, जब संसद में शपथ ग्रहण करते हैं तब भी संविधान को हाथ में रखते हैं, लेकिन समय समय के ऊपर संविधान को तोड़ने का प्रयास इनकी सरकारों ने किया। चाहे इस देश में इमरजेंसी लगाने की बात हो या 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उस समय हिमाचल प्रदेश में भी और अनेक राज्यों में जो है उन सरकारों को जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई थी उनको गिराने का काम इन्होंने किया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी निरंतर संविधान को बचाने के लिए, और अगर संविधान में संशोधन भी करती है तो धारा 370, 35 जैसी धाराओं को समाप्त करने के लिए करती है, 3 तलाक को समाप्त करने के लिए करती है, वक्फ बोर्ड में जो अधिनियम है उसमें संशोधन के लिए करती है, या सीए लागू करने के लिए करती है। और ये चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए, इमरजेंसी लगाने के लिए संविधान में संशोधन करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें हम जनमानस को बता सकें, उसको लेकर ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। और आज मुझे भी यहाँ मंडी में इस कार्यक्रम के लिए आयोजित कार्यक्रम में आने का अवसर मिला और अपनी बात रखने का मौका। निरंतर इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश को एकजुट रखने के लिए, और जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती आई है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए और आगे इस देश को ले जाने के लिए और इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत है और निश्चित रूप से उस दिशा में आगे।